Here we are going to start question answers of chapter number 5, The Miracle of Radio. Question number 1. At what speed do wireless move? What other waves move at this speed? इसमें पूछा जा रहा है कि वायरलेस की स्पीड क्या है, वायरलेस वेव्स की, और इसके साथ साथ और कौन सी दूसरी वेव्स हैं जो इस स्पीड के साथ मूव करती हैं. सो आंसर, द वायरलेस मूव्स at the speed of 299,792.5 kilometers per second. The light waves also move at the same speed. यहाँ पर इस वेव्स की स्पीड बताई गई है पर किलोमीटर, और उसके अलावा लाइट वेव्स भी इसी सेम स्पीड के साथ मूव करती हैं. क्वेश्चन नंबर 2. Why were wireless waves once called Hertzian waves? क्यों वायरलेस वेव्स एक बार Hertzian waves भी कहलाई गई थी? आंसर, wireless waves were once called Hertzian waves because Heinrich Hertz, the German scientist, was the first person who discovered these waves. उसका रीज़न ये था क्योंकि वायरलेस वेव्स को जो डिस्कवर किया था वो हेनरिच हर्ट्स ने किया था, जो कि जर्मन साइंटिस्ट थे. तो वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे ऐसे जिन्होंने इन वेव्स को, वायरलेस वेव्स को डिस्कवर किया, और इसी की वजह से जो वेव्स का नाम रखा गया वो साइंटिस्ट के नेम पर था, इसलिए उसे हार्ट्जियन वेव्स का नाम दिया गया. क्वेश्चन नंबर 3. इन व्हाट ईयर्स वर वायरलेस सिग्नल्स फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओवर द इंग्लिश चैनल एंड द अटलांटिक ओशियन? हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स? अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन से ऐसे ईयर्स थे, कौन से ऐसे साल थे जब वायरलेस सिग्नल्स ट्रांसमिट हुए थे, पहले इंग्लिश चैनल की तरफ, उसके बाद अटलांटिक ओशियन की तरफ, और कौन रिस्पॉन्सिबल थे इस सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट के? आंसर, द वायरलेस सिग्नल्स वर फर्स्ट ट्रांसमिटेड ओवर द इंग्लिश चैनल इन 1896 एंड अक्रॉस द अटलांटिक ओशियन in 1901. वायरलेस सिग्नल सबसे पहले ट्रांसमिट हुए इंग्लिश चैनल की तरफ 1896 में और अटलांटिक ओशियन की तरफ 1901 में. मार्कोनी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर बोथ ऑफ दीज सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स, और मार्कोनी जो थे वो रिस्पॉन्सिबल थे इन दोनों सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स के. क्वेश्चन नंबर 4. What facts are given in the text about the first use of wireless to bring help to a ship in a distress? कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स आपकी टेक्स्ट बुक में बताए गए हैं जो कि हम कह सकते हैं कि फ़र्स्ट यूज़ था वायरलेस का, और जो शिप है उसकी किस तरीके से हेल्प हो सकी थी? तो आंसर, when the liner Republic collided with another ship in Atlantic Ocean, wireless signals were for the first time used to seek help. यहाँ पर लाइनर रिपब्लिक में जब वो कोलाइड करने वाले थे दूसरी शिप से, मतलब टकराने वाले थे अटलांटिक ओशियन में, तो उस टाइम वायरलेस की मदद से बहुत ज़्यादा हेल्प हो सकी और शिप का एक्सीडेंट होने से बच गया. Question number 5. Could speech be transmitted in the early days of wireless signaling? If not, how were messages transmitted? क्या जो स्पीच है, जो बात कर सकते हैं, तो शुरू के दिनों में वायरलेस सिग्नलिंग जब शुरू में आई थी तो ऐसा पॉसिबल था कि मैसेजेस वगैरह ट्रांसफ़र हो सकें एक जगह से दूसरी जगह, और अगर नहीं तो फिर किस तरीके से मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते थे, ट्रांसमिट होते थे? तो आंसर, नो, स्पीच कुड नॉट बी ट्रांसमिटेड इन द अर्ली डेज ऑफ वायरलेस सिग्नलिंग. द मॉर्स कोड वॉज स्विच इंस्टीड ऑफ स्पीच. शुरू में जब वायरलेस डिस्कवर हुआ था तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि स्पीच ट्रांसफ़र हो इस वायरलेस सिग्नलिंग के थ्रू. जब मॉर्स कोड की फॉर्म में जो है सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते थे, और मॉर्स कोड वो होते हैं जो डॉट्स और डैशेस की फॉर्म में होते हैं जो करैक्टर्स को शो कर रहे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 6.
During what period did sound broadcasting become generally established? कौन से पीरियड के दौरान जो साउंड ब्रॉडकास्टिंग थी वो इस्टेब्लिश हो चुकी थी? आंसर, साउंड ब्रॉडकास्टिंग became generally established in 1920s. साउंड ब्रॉडकास्टिंग जो थी वो 1920s वाले ईयर में इस्टेब्लिश हुई थी प्रॉपर तरीके से. क्वेश्चन नंबर 7. In what way is television an advance upon sound broadcasting? किस तरीके से टेलीविज़न जो है एक ऐसा एडवांस वे बन सका जहाँ पर साउंड की ब्रॉडकास्टिंग हो सके? सो आंसर, television is an advance upon sound broadcasting since pictures and not just sound can be sent by it. टेलीविज़न सबसे ज़्यादा एक एडवांस ऐसा इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं जो था साउंड ब्रॉडकास्टिंग का, जब पिक्चर्स भी एक जगह से दूसरी जगह सेंड हो सकती थी, मतलब कि टेलीविज़न में पिक्चर्स भी पॉसिबल थी साउंड के साथ साथ. तो साउंड ब्रॉडकास्टिंग के साथ यहाँ पर पिक्चर्स भी, जो कि ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स हुआ करती थी, वो भी पॉसिबल थी. क्वेश्चन नंबर 8. Is television in color possible? If so, why is it not in general use? क्या टेलीविज़न कलरफुल स्क्रीन में पॉसिबल था? अगर था तो फिर इसका कोई जनरल यूज़ क्यों नहीं था? आंसर, टेलीविज़न इन कलर हैज़ बीन मेड पॉसिबल. इट इज़ नॉट इन जनरल यूज़ बिकॉज इट इज़ एक्सपेंसिव. टेलीविज़न कलर्स में भी था, मतलब ब्लैक एंड वाइट के बाद कलरफुल स्क्रीन भी शो होने लगी, लेकिन ये इतना ज़्यादा कॉमन इसलिए नहीं था क्योंकि ये उस टाइम बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ रडार? रडार का फंक्शन क्या था? आंसर, द फंक्शन ऑफ रडार इज़ टू लोकेट पोजीशन ऑफ एयरक्राफ्ट शिप. जो रडार का फंक्शन था वो पोजीशन बताना था एयरक्राफ्ट शिप की, और पोजीशन वो किस तरह डिटेक्ट करता था? पोजीशन वो कैच करके सिग्नल्स को जो कि दूसरी शिप से आ रहे होते थे, उसके थ्रू वो सिग्नल्स कैच करके किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को लोकेट कर सकता था. तो बेसिकली सिंपली ये फंक्शन था रडार का कि लोकेट करना पोजीशन को. द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. What use can the astronomer now make of radio? जो एस्ट्रोनॉमर थे वो किस तरह से रेडियो का इस्तेमाल कर रहे थे? आंसर, द एस्ट्रोनॉमर कैन नाउ एक्सप्लोर द वास्ट यूनिवर्स बाय द यूज़ ऑफ रेडियो टेलीस्कोप. इट वर्क्स बाय डिटेक्टिंग रेडियो वेव्स सेंट बाय डिस्टेंट स्टार्स. जो एस्ट्रोनॉमर थे वो एक्सप्लोर कर रहे थे जो यूनिवर्स है उसको डिटेक्ट करके रेडियो टेलीस्कोप के थ्रू स्टार्स से जो सिग्नल्स मिल रहे थे उनको डिटेक्ट करके, जो कि बहुत दूर है, लेकिन रेडियो जो टेलीस्कोप है वो स्टार्स से सिग्नल्स को डिटेक्ट कर रहा था और उसके थ्रू बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही थी जिससे एक तरह यूनिवर्स एक्सप्लोर हो रही थी. तो ये एक तरह से बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है. Now here we are going to start exercises of chapter number 5, The Miracle of Radio. Exercise number 22. Supply in the sentences below a suitable verb or verb phrase. Choose it from the following. यहाँ पर आपके पास कुछ verb और verb phrase हैं और साथ साथ उनकी uses भी given हैं. तो जस्ट यहाँ पर आगे ब्लैंक्स गिवन है और उन ब्लैंक्स में जो सूटेबल वर्ब है और वर्ब फ्रेज़ है उसको यूज़ करना है. तो सबसे पहले मस्ट. दिस इंडिकेट्स ऑब्लिगेशन और कंपल्शन आइदर प्रेजेंट और फ्यूचर. मस्ट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ या कोई बात कंपलसरी होती है, ज़रूरी होती है, उसके साथ अगर हम यूज़ कर रहे होते हैं तो यहाँ पर मस्ट यूज़ होगा. नंबर सेकंड, हैव टू also indicates obligation or compulsion. It is used in the affirmative or interrogative.
नंबर सेकंड आपके पास जो वर्ब है वो है हैव टू भी सेम कंपल्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है, ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ हो रहा होता है, लेकिन ये यूज़ होता है अफर्मेटिव और इंटेरोगेटिव। मतलब जहाँ पर किसी बात की इंटेरोगेशन की जा रही हो वहाँ पर, मतलब इन्वेस्टिगेशन वगैरह, लेकिन ये भी कंपलसरी या कंपल्शन जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें यूज़ होता है। जैसे कि ही हैज़ टू गो नाउ, हैज़ ही टू गो टमोरो, ये इस तरह के सेंटेंसेस में यूज़ हो रहा होता है हैव और हैज़ टू।